हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया रहेंगे और आप लोग की एग्जाम्स की प्रिपरेशन सुपर डुपर बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, हम लोगों ने काफ़ी हद तक जीएसटी का सुपर फास्ट रिवीजन कवर अप कर लिया है। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिशन का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। आने वाले 1 घंटे के अंदर आप लोग एग्जामिशन का पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज कर लेंगे, राइट। तो सर जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक टारगेट रखते हैं इस वीडियो पे 200 लाइक्स का। जल्दी से आप लोग लाइक का बटन प्रेस करें, फिर हम लोग रिवीजन क्लास शुरू करते हैं। ऑन अ काउंट ऑफ 3 वीडियो पे लाइक हो जाना चाहिए। 1 2 एंड 3। चलो बढ़िया, लाइक कर दिया। सभी दोस्तों के साथ ये वीडियोस को शेयर करो, एंजॉय करो एग्जामिशन वाला सेशन, और कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताना कि आपको ये सुपर फास्ट रिवीजन्स कैसे लगे, हाउ दे आर हेल्पिंग यू। और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। मैं आप सभी के कमेंट्स को पढ़ूंगा, जिसका कमेंट मुझे बढ़िया लगेगा उसको मैं हार्ट भी दूंगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन बच्चों। सबसे पहली सर्विस आती है सर्विसेज रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है? कह रहा है कि सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी। अगर कोई ऐसी एंटिटी जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन नंबर 12AA में रजिस्टर्ड है और वो चैरिटेबल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है, तो वो चैरिटेबल एक्टिविटीज के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसको एग्जेम्पशन नहीं दे रहे। एग्जेम्पशन उसी इंस्टीट्यूशन को मिल रहा है, उसी ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है जो सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में खुद को रजिस्टर करवाता है एज अ चैरिटेबल एंटिटी, राइट। तो कोई भी चैरिटेबल एंटिटी जो रजिस्टर्ड है सेक्शन 12AA में और वो चैरिटेबल एक्टिविटीज प्रोवाइड कर रही है या परफॉर्म कर रही है, तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर ये चैरिटेबल एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा। तो सर सरकार बोलती है कि चैरिटेबल एक्टिविटीज का मतलब होता है कि अगर आप पब्लिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आप रिलीजन के एडवांसमेंट का काम करते हो, रिलीजन के एडवांसमेंट का काम करते हो, लोगों को रिलीजन के बारे में बता रहे हो, उनको जागरूक कर रहे हो, या फिर स्पिरिचुअलिटी के बारे में एडवांसमेंट कर रहे हो, या फिर योगा का एडवांसमेंट कर रहे हो। इंस्टीट्यूट योगा वाले पॉइंट पे बहुत क्वेश्चंस पूछता है, तो याद रखना कि अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रिलीजन का, स्पिरिचुअलिटी का, योगा का एडवांसमेंट कर रहा है और कोई भी पैसा चार्ज कर रहा है, इस पैसे पे हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। इसके बाद सरकार कहती है कि अगर ये एंटिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स चला रही है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रही है, किसके लिए? एबंडेंट ऑर्फन्ड होमलेस बच्चों के लिए। तो अगर आप एजुकेशनल प्रोग्राम चला रहे हो एबंडेंट ऑर्फन्ड होमलेस चिल्ड्रन के लिए, तो जो भी फीस आप चार्ज कर रहे हो नॉमिनल सी, उस फीस के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगी। आप ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो फिजिकली या फिर मेंटली एब्यूज्ड या फिर ट्रॉमेटाइज्ड पर्संस को, आप प्रिजनर्स को स्किल डेवलपमेंट की या फिर एजुकेशन प्रोग्राम की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर आप ऐसे पर्सन को एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की फैसिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो जिनकी एज 65 ईयर्स से ज्यादा की है, ओवर द एज ऑफ 65 ईयर, और वो रूरल एरिया में रहते हैं। यहां पर भी इंस्टीट्यूट खेलता है, वो आपसे अर्बन एरिया लिख कर दे देगा कि सीनियर सिटीजन को सर्विस दी अर्बन एरिया में, तो अर्बन एरिया में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। और सिर्फ सीनियर सिटीजन को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, एग्जेम्पशन तभी मिलेगी जब आपकी एज 65 ईयर से ज्यादा की होगी, जब आपकी एज 65 ईयर से ज्यादा की होगी और आप रूरल एरिया में रहते होंगे। इसके अलावा अगर आप एनवायरनमेंट के प्रिजर्वेशन में काम कर रहे हैं तो इसको भी चैरिटेबल एक्टिविटी बोला जाएगा। तो कोई भी एंटिटी जो रजिस्टर्ड है सेक्शन 12AA में चैरिटेबल एक्टिविटी परफॉर्म करती है, चैरिटेबल एक्टिविटी का मतलब पब्लिक हेल्थ में काम करती है, एडवांसमेंट करती है रिलीजन का, स्पिरिचुअलिटी का, योगा का, एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है ऑर्फेंड बच्चों के लिए, एबंडेंट बच्चों के लिए, ट्रॉमेटाइज्ड पर्संस के लिए, या फिर ऐसे लोगों के लिए जिनकी एज 65 ईयर से ज्यादा है और वो रूरल एरिया में रहते हैं, या फिर प्रिजनर्स के लिए, राइट। इसके बाद आता है सर्विसेज बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी। कोई व्यक्ति आपको रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करवाने की सर्विसेज दे रहा है, जैसे शादी होती है, विवाह होता है, तो पंडित जी विवाह करवाते हैं, तो पंडित जी जो सर्विस दे रहे हैं वो रिलीजियस सेरेमनी को कंडक्ट करने की सर्विस है। हमारे जो हिंदू भाई बहन है उनके यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसका मुंडन होता है, तो वो मुंडन क्या है? एक रिलीजियस सेरेमनी है। नामकरण होता है, वो क्या है? एक रिलीजियस सेरेमनी है। तो रिलीजियस सेरेमनी को कंडक्ट करवाने के लिए अगर किसी ने सर्विसेज दी है तो उन सर्विसेज पे कोई भी जीएसटी नहीं लगती है।
इसके बाद आता है रेंटिंग ऑफ पर्सनेट्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस। अगर हम रिलीजियस प्लेस के पर्सनेट्स को रेंट पे देते हैं या फिर ऐसे ऐसे एंटिटी की प्लेस को रेंट पे देते हैं जिसने खुद को रजिस्टर कर रखा है सेक्शन 12AA या फिर सेक्शन 1023C5 या फिर सेक्शन 1023BBA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। केवल ये सेक्शन नंबर याद कर लो, इनके अंदर क्या है उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के अगर रिलीजियस प्लेस की पर्सनेट्स को रेंट पे दिया जा रहा है, किसी ऐसी एंटिटी के प्लेस को रेंट पे दिया जा रहा है जो सेक्शन 12AA, सेक्शन 1023C5, सेक्शन 1023BBA में रजिस्टर्ड है, तो उस रेंटिंग पे जो भी पैसा चार्ज किया जाएगा उसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन आता है। अगर तुम रूम रेंट पे दे रहे हो और रूम का किराया 1000 रुपए या उससे ज्यादा है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। यानी कि अगर रूम का रेंट अप टू ₹999 पर डे है, तो 999 पर डे तक वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर 1000 रुपए या उससे ज्यादा है तो टैक्सेबल है। अगर आप रेंटिंग कर रहे हो प्रीमाइसेस की, कम्युनिटी हॉल की, कल्याण मंडप की या फिर किसी भी ओपन एरिया की, तो आपका अगर चार्ज 9999 है पर डे तो ये एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन अगर 10,000 या उससे ज्यादा है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप शॉप किराए पे दे रहे हो, कौन सी शॉप? गुरुद्वारे के नीचे, मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे एक शॉप है, उसे किराए पे दिया जा रहा है। अगर उसे किराए पे दे रहे हो किसी बिजनेस या कॉमर्स के लिए और आप 9,999 पर मंथ चार्ज करते हो तो एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन अगर 10,000 या उससे ज्यादा चार्ज करते हो तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अगला आता है सर्विसेज बाय अ स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस पिलग्रमेज। स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन अगर रिलीजियस पिलग्रमेज की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इन एसोसिएशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उन स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्विसेज हैं उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। रिलीजियस पिलग्रिमेज क्या होता है सर? धार्मिक यात्रा। कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो धार्मिक यात्रा कंडक्ट करवाते हैं, पैसा चार्ज करते हैं और उस पैसे पे जीएसटी नहीं लगता? 2 ऑर्गेनाइजेशंस इसमें नोटिफाई करे गए हैं। एक है आपका कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड और एक है आपका हज कमेटी ऑफ इंडिया या फिर स्टेज हज कमेटी इंक्लूडिंग जॉइंट स्टेट कमेटी। तो मुस्लिम भाई बहनों के लिए हज कमेटी है और हमारे जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनको कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड अगर रिलीजियस पिलग्रिमेज करवाती है उसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती है। इसके बाद आता है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर। अगर आप किसी को आर्ट और कल्चर के लिए ट्रेनिंग दे रहे हो, कोचिंग दे रहे हो, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज परफॉर्म करवा रहे हो तो उस केस में कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल आप किसी को कथक सिखा रहे हो तो कथक क्या है सर? एक आर्ट फॉर्म है, हमारा कल्चर है, तो उसके लिए कथक को सिखाने के लिए आप फीस चार्ज कर रहे हो, उस फीस के ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। या फिर कोई भी स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, कोचिंग दिया जा रहा है और ये ट्रेनिंग और कोचिंग कौन दे रहा है? कोई भी चैरिटेबल एंटिटी जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। हेंस द ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इन एरियाज अदर देन आर्ट कल्चर एंड स्पोर्ट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ दिस एंट्री। मतलब आर्ट कल्चर और स्पोर्ट्स के अलावा आपको 12AA में रजिस्टर्ड एंटिटी और किसी चीज की ट्रेनिंग या फिर कोचिंग देती है दोस्त तो वो टैक्सेबल हो जाएगी, सिर्फ ये आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अब फोकस क्या करना है, यहां पे हमने सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय चैरिटेबल एंटिटी को पढ़ा है। लेकिन अगर हम सर्विस देते हैं चैरिटेबल एंटिटी को, तो वो आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी नहीं है, मतलब उनके ऊपर जीएसटी लगेगा। फॉर एग्जांपल चैरिटेबल ट्रस्ट को मैं सर्विस दे रहा हूं तो मेरी सर्विस पे जीएसटी लगेगी। चैरिटेबल ट्रस्ट मेरे को चैरिटेबल एक्टिविटी की सर्विस दे रही है तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट जो सर्विसेज देता है उस पे एग्जेम्पशन तो आती है, लेकिन हम जो चैरिटेबल ट्रस्ट को सर्विसेज देते हैं वो एग्जेम्पशन में कवर नहीं होती। इसके बाद अगला आता है मेरे बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज। थोड़ा सा आपको इसमें रटना पड़ेगा, एंट्री बहुत ज्यादा है, रट तो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड नहीं पाओगे, लेकिन अगर थोड़ा 2-3-4 बार आप इसको रीड कर लोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कौन कौन सी एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज को एग्जेम्प्ट किया हुआ है? सबसे पहला आता है सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग,
अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ राइस। राइस की लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउस। मैं आपको बता दूं, राइस जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं होता है। राइस एक नॉन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। जरा कमेंट बॉक्स पे मेरे को बताइएगा कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अगर राइस नहीं है तो फिर क्या है, राइस किससे बनता है, जरा कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। तो राइस की लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग पे जो भी पैसा लगता है उस पे जीएसटी नहीं लगती। सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की वेयर हाउसिंग पे कोई जीएसटी नहीं लगती है। अगर आप फ्यूमिगेशन करवाते हो वेयर हाउस का, जहां पर आपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को स्टोर किया है। फ्यूमिगेशन क्या होता है सर? दवाई का छिड़काव होता है ताकि वहां पर कोई भी जो गुड्स पड़े हुए हैं वो हमारे खराब ना हो, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पड़े हुए हैं उन पे कोई कीड़ा वगैरह ना लग जाए, वो खराब ना हो जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम वेयर हाउस का क्या करते हैं, फ्यूमिगेशन करते हैं। तो अगर फ्यूमिगेशन किया है वेयर हाउस का जहां पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रखे जाते हैं, वहां पर आपका जीएसटी नहीं लगेगा। यानी कि सर हम ऐसे वेयर हाउस का फ्यूमिगेशन कर रहे हैं जहां पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है, तो वहां पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने फ्यूमिगेशन की सर्विस दी आपको, आपका वेयर हाउस है जहां पर आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को स्टोर करते हो, तो मेरी इस सर्विस के ऊपर आपको जीएसटी चार्ज नहीं होगा। लेकिन आप ऐसा वेयर हाउस चलाते हो जहां पे आप नॉन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रखते हो, तो मेरे फ्यूमिगेशन की सर्विस के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, कोपरा, शुगर केन, जैगरी, रॉ वेजिटेबल फाइबर सच एस कॉटन, फ्लैक्स, जूट एक्सेट्रा, इंडिको, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, बीटल लीव्स, तेंदू लीव्स, कॉफी एंड टी। तो इन सारे आइटम्स का अगर आप स्टोरेज और वेयर हाउसिंग कर रहे हो तो इस केस में जीएसटी नहीं लगेगा। इसको 2 4 5 बार आपको रीड करना पड़ेगा ताकि आपके दिमाग में ये टर्म्स बैठ जाए और जब इम्तिहान में इन टर्म्स से मिलता जुलता कोई चीज आए तो आप उसे कर पाए, राइट। अगला आता है सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल एक्सेप्ट द रियरिंग ऑफ हॉर्सेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल को कवर किया गया है एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्सेस। तो अगर आप गाय भैंस की रियरिंग कर रहे हैं, आप गाय भैंस बकरी की रियरिंग कर रहे हैं तो उसकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर आप हॉर्सेस की रियरिंग कर रहे हैं यानी कि वो सर्विसेज आपकी टैक्सेबल होगी। ये हमेशा याद रखना, इंस्टीट्यूट यहां पर बहुत सारा खेल आपके साथ खेल के चलता है, राइट। तो सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल except the rearing of horses for food, fiber, fuel, raw material or other similar products or agricultural produce by way of। ये आप किसके लिए कर रहे हो? ये आप कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल किसके लिए कर रहे हो? फूड के लिए, फाइबर के लिए, फ्यूल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए या फिर सिमिलर प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए। अब ये कैसी सर्विसेज हैं? ये सर्विसेज कैसी हैं? आप एग्रीकल्चरल ऑपरेशन कर रहे हो जो डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन के साथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जैसे आप कल्टीवेशन की सर्विस दे रहे हो, हार्वेस्टिंग की सर्विस दे रहे हो, थ्रेशिंग की, प्लांट प्रोटेक्शन की, टेस्टिंग की, तो ये सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता है। फार्म लेबर अगर आप सप्लाई कर रहे हो जीएसटी नहीं लग रहा है। आप कोई भी ऐसा प्रोसेस कर रहे हो जो कि गुड्स को मार्केटेबल बनाता है, जो कि गुड्स को मार्केटेबल बनाता है, उनका असेंशियल कैरेक्टर ऑल्टर नहीं करता। जैसे आपका एप्पल है, एप्पल के ऊपर वैक्स किया जाता है उस पर शाइन लाने के लिए, तो वैक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम एप्पल को मार्केटेबल बनाते हैं। एप्पल के ऊपर वैक्स लगने से एप्पल एप्पल ही रहता है, एप्पल का जो असेंशियल कैरेक्टर है वो लूज नहीं होता, राइट। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस करना जिससे आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को मार्केटेबल बना रहे हो, आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का जो असेंशियल कैरेक्टर है वो उस प्रोसेस के थ्रू छीन नहीं रहे हो, हटा नहीं रहे हो, तो ऐसे प्रोसेसेस के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती है। रेंटिंग और लीजिंग करते हो एग्रो मशीनरी की या फिर वेकेंड लैंड की विद और विदाउट स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू इट्स यूज, तो बेसिकली एग्रीकल्चर मशीन के लिए या फिर कोई भी वेकेंड लैंड देते हो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, उसके ऊपर जीएसटी आपका एप्लीकेबल नहीं होता है। लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग करते हो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। कोई भी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी और बोर्ड और सर्विसेज प्रोवाइड बाय अ कमीशन एजेंट फॉर द सेल और परचेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो फार्मर के एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करने के लिए प्राइमरी मार्केट के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा हिंदी में, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एजेंट्स बोलते हैं। ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, ये लोग फार्मर से प्रोड्यूस खरीदते हैं और आगे बेचते हैं, बदले में इनको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करी गई हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को आगे बेचने के लिए,
एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को आगे बेचने के लिए बेसिकली कमीशन एजेंट ने जो सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, इनके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। फ्यूमिगेशन वाला पॉइंट मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया, ये दूसरी बार आया हुआ था। इसके बाद carrying out intermediate production process as a job work in relation to cultivation of plant, rearing of all life forms of animal except rearing of horses for the food, fiber, fuel, raw material or other similar foods और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो बेसिकली कह रहा है कि अगर आप एग्रीकल्चरल या फिर रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल के लिए कोई जॉब वर्क करते हो तो वो जॉब वर्क भी आपका एग्जेम्प्ट रहेगा। इसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हो लाइव स्टॉक का तो वो आपका एग्जेम्प्ट रहेगा, लेकिन अगर हॉर्सेस का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हो तो वो टैक्सेबल होगा। इंसेमिनेशन क्या होता है सर? आर्टिफिशियली फीमेल एनिमल को प्रेग्नेंट करना। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है? आर्टिफिशियली फीमेल एनिमल को प्रेग्नेंट करना फॉर द पर्पस, ऑब्वियस है कि उससे हमें क्या मिलेगा? फूड मिलेगा। जैसे अगर आप काऊ का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हो तो काऊ हमें क्या देने वाली है? मिल्क। तो बेसिकली ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो किया जाता है वो फूड फाइबर्स के लिए किया जाता है। तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की सर्विसेज जो रहती हैं वो भी बेटा एग्जेम्प्ट रहती हैं। अगला मेरे दोस्त सर्विस आती है एजुकेशन सर्विस। एजुकेशन सर्विस क्या होती है आपको पता है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स को, अपने फैकल्टी को, अपने स्टाफ को अगर सर्विसेज देता है तो वो सर्विसेज उसकी एग्जेम्प्ट रहती हैं। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवाता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट द कंसिडरेशन इन द फॉर्म्स ऑफ एंट्रेंस फी तो वो आपका एग्जाम्प्ट रहता है। बहुत से स्कूल कॉलेजेस एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं और एंट्रेंस एग्जाम के लिए एंट्रेंस फीस चार्ज करते हैं। उस एंट्रेंस फीस के ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स को, अपनी फैकल्टी को, अपने स्टाफ को सर्विसेज देता है वो एग्जाम्प्ट रहेगा। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंट्रेंस एग्जाम करवाता है फॉर द एंट्रेंस फी, उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब पढ़ने जा रहे हैं, अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किस बात की? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ की। मेरे पास बसेस है, मैंने उन बसेस को डीपीएस को किराए पे दिया है ताकि डीपीएस अपने बच्चों को, अपने स्टाफ को, अपने फैकल्टी मेंबर्स को घर से पिकअप और ड्रॉप अप कर सके। तो मुझे क्या मिलता है? मुझे हायर चार्जेस मिलते हैं स्कूल से। उन हायर चार्जेस के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। केटरिंग की सर्विसेज दी जाती है स्कूल्स को, जहां पर मिड डे मील की फैसिलिटी होती है। तो अगर आप स्कूल्स को केटरिंग की सर्विसेज दे रहे हो तो वो सर्विसेज आपकी क्या रहेंगी? एग्जेम्प्ट रहेंगी। अगर आप स्कूल को सिक्योरिटी और क्लीनिंग या फिर हाउस कीपिंग की सर्विसेज देते हो तो ये आपकी एग्जेम्प्ट रहेंगी। ध्यान से पढ़िएगा वर्ड, मैं बार बार क्या बोल रहा हूं? स्कूल। बार बार मैं क्या बोल रहा हूं? स्कूल। स्कूल में अगर आप ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउसकीपिंग की सर्विसेज देते हो तो एग्जेम्प्ट होंगी। लेकिन अगर यही सर्विसेज आपने कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी को दे दी, जहां पे सीनियर सेकेंडरी के बाद की एजुकेशन मिलती है, वहां पे टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। ये 3 सर्विसेज केवल स्कूल लेवल तक ही एग्जेम्प्ट रहती हैं। स्कूल लेवल के बाद किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को दी गई तो वहां पे टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद आता है सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन। तो अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो एडमिशन कंडक्ट कराने की, जैसे अभी आप लोग के पेपर होंगे, सीए, सीएस, सीएमए वालों के पेपर होंगे, आपके जो बॉडीज हैं आईसीएआई, आईसीएसआई, ये एग्जामिनेशन सेंटर्स को बुक करते हैं। तो वो एग्जामिनेशन सेंटर बेसिकली कोई स्कूल होता है, कोई कॉलेज होता है। तो ये बॉडीज उन स्कूल कॉलेज को क्या देती हैं? फीस देती हैं कि आप एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में हमारी हेल्प करो। तो लेट्स से मेरा स्कूल चलता है और मेरे स्कूल में आईसीएआई का सेंटर पड़ा है, तो मुझे आईसीएआई क्या देगा? पैसा देगा। मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं आईसीएआई को, तभी तो आईसीएआई मुझे पैसा दे रहा है। उस पैसे के ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए पैसा चार्ज करता है अपने स्कूल पे, अपने प्रीमाइसेस पे, उसके ऊपर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती है। अगर ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल एंड पीरियोडिकल सप्लाई करवाए जाते हैं तो इसके ऊपर भी कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल एंड पीरियोडिकल्स ये बेसिकली किन के लिए एग्जेम्प्ट है? ये कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लिए एग्जेम्प्ट है, या फिर मैं कह लूं कि वो लोग जो हायर स्टडीज प्रोवाइड कराते हैं, जो लोग हायर स्टडीज प्रोवाइड कराते हैं उनके लिए एग्जेम्प्ट है। अगर ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल और पीरियोडिकल किसी स्कूल ने प्रोवाइड करवा दिया तो स्कूल के लिए ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा।
स्कूल के लिए ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इंस्टीट्यूट इस पे भी क्वेश्चन पूछता है, राइट। तो पहली तीन जो है वो सिर्फ स्कूल के लिए एग्जेम्प्ट है, पहली तीन जो है वो केवल स्कूल के लिए एग्जेम्प्ट है। अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो गया तो वहां पर टैक्सेबल हो जाएगा। चौथी वाली जनरल है, सबके लिए एग्जेम्प्ट है। स्कूल अपने आप को रेंट पे देता है कोई एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, या कोई भी कॉलेज अपने आप को रेंट पे देता है एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, वो एग्जेम्प्ट रहेगा। और ऑनलाइन एजुकेशन जनरल एंड पीरियोडिकल, अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज या फिर कोई भी ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हायर एजुकेशन स्टडीज प्रोवाइड करवाता है उसके लिए एग्जेम्प्ट होगी, अदरवाइज टैक्सेबल होगी। इसके बाद फर्दर नथिंग, ये तो मैंने बता दिया आप लोग को, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं आईआईएम की। आईआईएम क्या करता है बेटा, आईआईएम आपका डिप्लोमा और डिग्री सर्टिफिकेट के प्रोग्राम करवाता है जिनका ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा का होता है। तो अगर आईआईएम कोई ऐसा प्रोग्राम करा रहा है जिसके अंदर आपको डिप्लोमा दिया जाएगा या फिर डिग्री सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो उस प्रोग्राम पे जो भी फीस चार्ज करेगा आईआईएम, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी। उनको हम लोग लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम्स बोलते हैं, जो कि जनरली 1 ईयर या उससे ज्यादा के होते हैं। सिमिलरली आईआईएम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी करवाता है जिसमें वो डिप्लोमा और डिग्री नहीं देता है, सर्टिफिकेट देता है। तो अगर पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट मिल रहा है, कहां पे लिखा है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है, आपको कोई डिप्लोमा या डिग्री नहीं मिल रही है, तो वो आपकी एग्जेम्प्ट नहीं है जीएसटी से, उसके ऊपर जीएसटी लगेगी। तो अगर आईआईएम कोई ऐसा एजुकेशन प्रोग्राम करवा रहा है जिसके अंदर वो सर्टिफिकेट देने वाला है, डिप्लोमा या डिग्री नहीं देने वाला है, इसको हम लोग शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम्स बोलते हैं, जो जनरली लेस देन 1 ईयर्स के होते हैं, इनके ऊपर जीएसटी लगती है। और आईआईएम के जो लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम है, जनरली 1 साल या उससे ज्यादा के होते हैं, जिसपे डिप्लोमा या फिर डिग्री दिया जाता है, वो जीएसटी के एम्बिट से बाहर रखे गए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फोर्थ सर्विस के बारे में, हेल्थ केयर सर्विसेज। अभी तक मैंने जितनी भी सर्विसेज आपको करवाई हैं सुपर इंपॉर्टेंट है, आराम से अच्छे से समझ के करिएगा। सर्विसेज बाय अ वेटनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो जानवरों का जो अस्पताल होता है वहां पे जो सर्विसेज दी जाती हैं वो एग्जेम्प्ट होती हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज दी जा रही हैं किसी भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट द्वारा, कोई भी आपका हॉस्पिटल हो सकता है, नर्सिंग होम हो सकता है, क्लिनिक हो सकता है। तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट अगर कोई सर्विसेज दे रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होगा। कोई भी ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, बेसिकली डॉक्टर, अगर कोई सर्विसेज दे रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होगा। पैरामेडिक्स, नर्सेस, कंपाउंडर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी आपकी एग्जेम्प्ट होगी। सिमिलरली अगर हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं पेशेंट का एम्बुलेंस में, तो वो एम्बुलेंस की सर्विसेज भी जो रहेंगी वो आपकी एग्जेम्प्ट रहेंगी। इसके बाद अगर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पे कॉर्ड ब्लड बैंक को प्रिजर्व किया जाता है, कॉर्ड ब्लड बैंक है जहां पे स्टेम सेल्स को प्रिजर्व किया जाता है, वहां पर जो प्रिजर्वेशन सर्विसेज दी जा रही हैं उन प्रिजर्वेशन सर्विसेज के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती है। हेल्थ केयर सर्विस का मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर सर्विस का मतलब है कोई भी ऐसी सर्विस बाय वे ऑफ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और केयर फॉर इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मलिटी, प्रेगनेंसी इन एनी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो क्या बोल रहा है, हेल्थ केयर सर्विस जो होनी चाहिए वो रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होनी चाहिए, और वो रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं, इंडिया में रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और इंक्लूड करता है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट टू एंड फ्रॉम द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। तो जो एम्बुलेंस की सर्विसेज है वो भी हेल्थ केयर सर्विसेज का ही पार्ट बनती हैं। लेकिन हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर कतई इंक्लूड नहीं होता। क्या इंक्लूड नहीं होता सर? कतई इंक्लूड नहीं होता हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी। इसके अंदर कतई इंक्लूड नहीं होता हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी। लेकिन अगर हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी करा गया है रिस्टोर करने के लिए या फिर रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एनाटॉमी और द फंक्शंस ऑफ बॉडी अफेक्टेड ड्यू टू द कॉग्निटिकल डिफेक्ट्स, डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज, इंजरी और ट्रॉमा। मतलब अगर बच्चे का जन्म ही मान लो ऐसा हुआ कि उसका नाक टेढ़ा है और उसके नाक को सीधा करने के लिए कॉस्मेटिक या फिर प्लास्टिक सर्जरी करी जा रही है, तो वो हेल्थ केयर सर्विस में आएगा। किसी का बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसका फेस डैमेज हो गया, तो उसके फेस को रिस्टोर करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करेगी, वो अलाउ हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी नाक सही जगह पर है, तुम्हें अपनी नाक पसंद नहीं आ रही है, तुम्हें इसको और शार्प कराना है, सुंदर दिखने के लिए तुम ऐसा काम कर रहे हो, तो फिर इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो कॉस्मेटिक, हेयर ट्रांसप्लांट और प्लास्टिक सर्जरी अगर नेसेसिटेट है, क्यों नेसेसिटेट है? क्योंकि सर आपका कॉग्निटिकल डिफेक्ट है, आपकी डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी है, कोई इंजरी है, ट्रॉमा है, तो ये एग्जेम्प्ट रहती है, अदरवाइज ये टैक्सेबल होती है। अब रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या क्या आता है? रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एलोपैथी आता है, आयुर्वेदा आता है, होम्योपैथी आता है, नेचुरोपैथी आता है, योगा आता है, सिद्धा आता है, यूनानी आता है।
नेचुरोपैथी का मतलब क्या होता है? ट्रीटिंग द डिसीजेस और द कंडीशन यूजिंग द नेचुरल फूड्स एंड हर्ब्स, वेरियस अदर टेक्निक्स रेदर देन आर्टिफिशियल ड्रग्स। बेसिकली मैंने जो नाम लिखे हैं इन्हीं को रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन माना गया है। इनके अलावा किसी और सिस्टम ऑफ मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इनके अलावा किसी और मेथड से हेल्थ केयर सर्विसेज दी जाएंगी तो वो आपकी टैक्सेबल होंगी। इसी तरीके से इंस्टीट्यूट एक सिस्टम यूज करता है रेकी के बारे में इंस्टीट्यूट बड़ा क्वेश्चन पूछता है। तो रेकी के थ्रू अगर आपको हेल्थ केयर सर्विस मिली है तो रेकी एक रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है। इसके तहत अगर आपको हेल्थ केयर सर्विस मिलेगी तो वो हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो जीएसटी में कवर होगी, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था हेल्थ केयर वाला, ये भी हमने कवर अप कर लिया। आइए अब बात करते हैं सर्विसेज बाय होटल की। होटल इन गेस्ट हाउस, क्लब, कैंपसाइट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। अगर आप होटल में कमरा किराया लेते हो, अगर आप होटल में कमरा किराए पे लेते हो और आपका जो टैरिफ चार्ज होता है वो अप टू ₹1000 होता है तो उस केस में एग्जेम्प्ट रहता है। अप टू ₹1000 होता है तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट रहता है, और ₹1000 से ज्यादा होता है तो उस केस में बेटा वो टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। तो होटल की सर्विसेज अगर अप टू ₹1000 है तो एग्जेम्प्ट है, और ₹1000 पर डे से ज्यादा है तो टैक्सेबल है। अब यहीं पे एक बात बच्चों को कंफ्यूज करती है कि अगर कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट रूम रेंट पे देता है, कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट रूम रेंट पे देता है तो वो आपका एग्जेम्प्ट होता है अगर वो अप टू 999 होता है, और अगर होटल देता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है अप टू ₹1000। बेटा इसको याद रखना, बच्चे अक्सर इस पे कंफ्यूज रहते हैं और परेशान भी रहते हैं। तो अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, कोई रिलीजियस प्लेस है, वो अपने पर्सनेट्स किराए पे दे रही है तो उसके लिए लिमिट 999 पर डे की है। होटल के लिए इट इज 1000 पर डे, राइट। ठीक है सर। इसके बाद बेटा अगला आता है कंस्ट्रक्शन सर्विस। इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप लोग सेल्फ रीड कर लेंगे। मैं आपको वही करा रहा हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है मैं उन्हें इग्नोर करके चल रहा हूं। आप बस इसे एक बार रीड कर लीजिएगा, मेरे भरोसे पे ब्लाइंडली बिलीव मत करिएगा। 99% चांस है कि इसमें से कुछ नहीं आएगा, 99% चांस है इसमें से कुछ नहीं आएगा। पहले जो सर्विसेज मैं आपको करा रहा हूं उन्हें आप अच्छे से कर लो, आपके पास टाइम बचे तो आप ये अदर सर्विसेज को भी एक बार रीड कर लेना। इसके बाद आता है बेटा पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, इसके ऊपर अब हम लोग बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट accompanied belongings by air, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट accompanied belongings by air, एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग इन। एम्बार्किंग फ्रॉम मतलब वहां से जर्नी स्टार्ट हो रही है, टर्मिनेट का मतलब तो समझते हो, वहां पर जर्नी कंप्लीट हो रही है। पैसेंजर विद और विदाउट accompanied belongings by air embarking from or terminating in an airport located in the states of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura or at Bagdodra located in the West Bengal। अगर इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट से अगर आपकी एयर जर्नी स्टार्ट हो रही है या फिर एयर जर्नी टर्मिनेट हो रही है तो जो भी एयर टिकट है मेरे दोस्त, उस एयर टिकट के ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में सफर करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज क्या होता है? जिसपे आप गाड़ी को हायर करते हैं। तो अगर आपने नॉन एसी गाड़ी हायर करी है तो उसके ऊपर जो भी आप हायर चार्जेस देने वाले हो उस हायर चार्जेस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो रेडियो टैक्सी है, बोले तो ओला उबर, अगर वो रेडियो टैक्सी है तो उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया जाएगा। एक्सक्लूडिंग टूरिज्म कंडक्टेड टूर चार्टर और हायर। तो अगर उस कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का काम टूरिज्म पर्पस का है, चार्टर पे देने का है, हायर पे देने का है, तो उस केस पे जीएसटी आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक टैक्सी करी, उस टैक्सी पे एसी नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज था, मैंने एक टैक्सी हायर करी, एक टैक्सी बुक करी और उस पे एसी नहीं था, मैंने मान लो 5000 रुपए उसको पे करे अपनी जर्नी के लिए, इस जर्नी के ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी, राइट। इसके बाद आता है स्टेज कैरेज अदर देन एसी स्टेज कैरेज। स्टेज कैरेज क्या होता है सर? जो गवर्नमेंट की बसेस वगैरह रहती है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आपको लेके जाती है, उनके स्टॉप्स फिक्स रहते हैं। वो पहले एक स्टॉप पे रुकेंगी, वहां पे कुछ पैसेंजर्स उतरेंगे, कुछ पैसेंजर्स एम्बार्क करेंगे, नेक्स्ट स्टॉप पे जाएगी, वहां पर कुछ पैसेंजर उतरेंगे, कुछ पैसेंजर एम्बार्क करेंगे, इसको बोलते हैं स्टेज कैरेज। तो अगर स्टेज कैरेज है
और वो एसी नहीं है, नॉन एसी स्टेज कैरेज है, तो जो भी आप टिकट पे करोगे उस टिकट का जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर वो एसी स्टेज कैरेज है तो जो भी टिकट प्राइस आप पे करोगे उस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अगला आता है सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट अकम्पनिंग बाय रेलवेज इन अ क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एन एसी कोच। तो अगर आप रेलवे के एसी कोच में ट्रेवल करते हो तो टिकट के ऊपर जीएसटी लगता है, अदर देन एसी कोच पे ट्रेवल करते हो तो टिकट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। आप मेट्रो से, मोनोरेल से, ट्रैमवे से सफर करते हो तो टिकट प्राइस के ऊपर जीएसटी नहीं लगती है। इनलैंड वाटर वेज में सफर करते हो तो टिकट प्राइस के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हो अदर देन प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पस इन अ वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। आप कोई वेसल का इस्तेमाल करते हो इनलैंड वाटरवेज के लिए, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर वो टूरिज्म पर्पस के लिए है तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगी। अगर मीटर्ड कैब से सफर करते हो या फिर ऑटो रिक्शा से सफर करते हो इंक्लूडिंग ई रिक्शा से जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर ये ऑटो रिक्शा रेडियो टैक्सी से एसोसिएटेड है या फिर आप कह लो कि ओला ऊबर से अगर एसोसिएटेड है तो फिर ये टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर ये ओला ऊबर से एसोसिएटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, मीटर्ड कैब और ऑटो रिक्शा है, तो इसकी सर्विसेज जो है मेरे दोस्त वो क्या रहती हैं, एग्जेम्प्ट रहती हैं। इसके बाद अगला आता है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। इंपॉर्टेंट है ये भी। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ जीटीए। तो अगर आप बाय रोड गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हो लेकिन अगर जीटीए के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो टैक्सेबल हो जाएगा। कुरियर एजेंसी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो बाय रोड अगर तुम रिक्शे से माल ट्रांसपोर्ट कर रहे हो एग्जेम्प्ट, बैलगाड़ी से माल ट्रांसपोर्ट कर रहे हो एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर जीटीए की सर्विसेज ले रहे हो बाय रोड गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। कुरियर एजेंसी की सर्विसेज ले रहे हो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। इनलैंड वाटर वेज का आप इस्तेमाल कर रहे हो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। इनलैंड वाटर वेज का आप इस्तेमाल कर रहे हो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और अ वेसल फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू द अनदर ऑफ फॉलोइंग गुड्स। स्पेसिफाइड गुड्स अगर रेलवे के थ्रू या फिर वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं तो एग्जेम्पशन मिलती है। ध्यान रहे यहां पर एयरक्राफ्ट इंक्लूडेड नहीं है, ध्यान रहे यहां पर आपका एयरक्राफ्ट इंक्लूडेड नहीं है, राइट। ठीक है सर। किन किन चीजों को रेलवे और वेसल से ट्रांसपोर्ट करने पे जीएसटी नहीं लगता है? रिलीफ मटेरियल, कहीं पर बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, कहीं पर अर्थक्वेक आ गया तो वहां पे रिलीफ मटेरियल पहुंचाया जाता है। तो अगर रिलीफ मटेरियल रेल के थ्रू, वेसल के थ्रू पहुंचाया जा रहा है जीएसटी नहीं लगेगा। डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट रेल और वेसल के थ्रू प्रोवाइड कराए जा रहे हैं तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। रेल और वेसल के थ्रू न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, बशर्ते वो मैगजीन्स रजिस्टर होनी चाहिए विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स। रेलवे इक्विपमेंट्स और मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वेसल और रेलवे से तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लावर, पल्सेस, राइस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑर्गेनिक मैन्योर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या सर हमें ये लर्न करने हैं? हाँ मेरे बच्चे, आपको ये लर्न करने हैं। लर्न कैसे होंगे सर? बेटा कम से कम 3 से 4 बार इसको रीड कर लो, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे, राइट। अब इसके बाद अगर सर्विसेज प्रोवाइड करता है जीटीए, सर्विस प्रोवाइड करता है जीटीए बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन अ गुड्स कैरेज ऑफ, जीटीए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की और गुड्स है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑर्गेनिक मैन्योर, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। न्यूज़पेपर, मैगजीन जो कि रजिस्टर है विद रजिस्ट्रार, एप्लीकेबल नहीं होगा। रिलीफ मटेरियल एप्लीकेबल नहीं होगा। डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लावर, पल्सेस एंड राइस एप्लीकेबल नहीं होगा। ध्यान से देखो, वही सारे पॉइंट्स हैं जो आपने यहां पर पढ़े, तो जिनके लिए रेल और वेसल को एग्जेम्पशन दी गई है उनके लिए ही जीटीए को भी एग्जेम्पशन दी गई है। एक पॉइंट बस डिफर है, अगर तुमने जीटीए से रेलवे इक्विपमेंट्स, अगर तुमने
जीटीए से रेलवे इक्विपमेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन किया तो ये ट्रांसपोर्टेशन टैक्सेबल हो जाएगा। रेलवे इक्विपमेंट का ट्रांसपोर्टेशन अगर रेल और वेसल से होता है तो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन अगर जीटीए से हो जाता है तो टैक्सेबल हो जाता है। 2 पॉइंट आपको और पढ़ने हैं। अगर जीटीए के थ्रू गुड्स का किसी भी गुड्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है सिंगल कैरेज के लिए और फ्रेट जो लिया जा रहा है वो अप टू ₹1500 लिया जा रहा है, तो इस केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। जीटीए के थ्रू गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसी भी गुड्स का सिंगल कंसाइनी के लिए और फ्रेट जो है वो ₹750 एक्सीड नहीं कर रहा, तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। फोकस कर लेना वर्ड सिंगल कैरेज और सिंगल कंसाइनी। अगर सिंगल कैरेज है तो लिमिट 1500 की है, सिंगल कंसाइनी है तो लिमिट 750 की है। अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको समझाया गया होगा सिंगल कैरेज क्या होता है, सिंगल कंसाइनी क्या होता है। अगर नहीं भी पढ़ा तो अभी के लिए रट लो कि अगर आपको कहीं पर सिंगल कैरेज नजर आ गया तो 1500 रुपए तक का भाड़ा एग्जेम्प्ट रहता है, 1500 से ज्यादा भाड़ा लिया तो टैक्सेबल होता है। सिंगल कंसाइनी अगर होता है तो 750 रुपए तक का भाड़ा एग्जेम्प्ट होता है, 750 रुपए के ऊपर अगर भाड़ा होगा तो वो टैक्सेबल होगा, राइट। इसके बाद अगर जीटीए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, एग्जेम्प्ट रहता है। और अगर जीटीए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी फैक्ट्री को जो कि फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, सोसाइटी को जो कि सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड है, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को, किसी भी पार्टनरशिप फर्म को, किसी भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, तो इस केस में जीएसटी एप्लीकेबल होता है। और आप भली भांति जानते हैं इन केसेस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, यानी कि फैक्ट्री, सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, सीटीपी या फिर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी रिवर्स चार्ज में टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करते हैं। अगर आपका जीटीए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की डिपार्टमेंट को, एस्टेब्लिशमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी के, तो अगर जीटीए ने सर्विस प्रोवाइड करी है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी के डिपार्टमेंट्स को, एस्टेब्लिशमेंट को जीएसटी एग्जेम्प्ट है। किसी भी लोकल अथॉरिटी को अगर जीटीए ने सर्विस प्रोवाइड करी है, सर्विस एग्जेम्प्ट है। किसी भी गवर्नमेंटल एजेंसी को अगर जीटीए ने सर्विस प्रोवाइड करी है जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन सिर्फ लिया है इसी काम के लिए कि वो टीडीएस काटेगा, ऐसी गवर्नमेंटल एजेंसी को अगर जीटीए ने सर्विस प्रोवाइड करी है तो वो सर्विस भी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु क्या रहती है, एग्जेम्प्ट रहती है। ये भी एक सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हम लोगों ने कवर अप कर लिया। अब अगला पॉइंट आता है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी। फोकस करिएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है, टू आ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी। अगर हम रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस देते हैं, और हम कौन है सर, हम प्लेयर हैं, हम रेफरी हैं, हम अंपायर हैं, हम कोच हैं, हम टीम मैनेजर हैं। इन 5 लोगों की बात चल रही है, प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर। इन 5 के अलावा कोई और व्यक्ति रहा और उसने किसी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दी तो वो सर्विस क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे मान लो सिलेक्टर है, जो प्लेयर सिलेक्ट करता है, तो सिलेक्टर ने अगर सर्विस दी तो वो टैक्सेबल। क्यूरेटर होता है, क्यूरेटर ने अगर सर्विसेज दी तो वो टैक्सेबल, राइट। तो प्लेयर अगर सर्विस दे रहा है, रेफरी, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर, ये लोग अगर सर्विस दे रहे हैं किसको, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को, तो इनकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी दूसरी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस देती है तो वो सर्विसेज भी क्या रहती हैं, एग्जेम्प्ट रहती हैं। रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी में कौन कौन आता है एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, नहीं भी रीड करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, इतनी बातें आपको अच्छे से पता है। चलिए अब बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की, राइट। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितनी भी सर्विसेज देगा उसकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट रहेगी। यहां पर पॉइंट नोटिस करने वाला है, बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सर्विसेज देंगे तो उन सर्विसेज के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अगला आता है सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन, एडवांसेस इन सो फार द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट
अदर देन इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड सर्विस। अगर आप बैंक से लोन लेते हो और बैंक को इंटरेस्ट देते हो तो उस इंटरेस्ट पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड का है तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगी। आपने बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक से डिस्काउंट करवाया, बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट किए, उस डिस्काउंटिंग चार्जेस के ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। इंटर से सेल परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी अमंग्स द बैंक और ऑथराइज डीलर्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज और अमंग्स द बैंक सच डीलर्स। अगर एक बैंक दूसरे बैंक को, एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर दूसरे फॉरेन एक्सचेंज डीलर को, या फिर एक बैंक दूसरे फॉरेन एक्सचेंज डीलर को फॉरेन करेंसी की सेल परचेज की सर्विसेज देते हैं तो इसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बैंकिंग कंपनी टू बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अगर बैंकिंग कंपनी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स को सर्विसेज देती है, उन सर्विसेज पे कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। ये वाला इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज बाय एन एक्वायरिंग बैंक टू एनी पर्सन in relation to settlement of an amount up to rupees 2000 in a single transaction transacted through credit card, debit card, charge card और other payment and service। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं और लेट सपोज आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं और ये वो मशीन है जिस के अंदर क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया जाता है तो ये कैलकुलेटर, लेकिन आप ये मान के चलो कि ये एक क्रेडिट कार्ड मशीन है जिसमें आपका क्रेडिट कार्ड क्या किया जाएगा, स्वाइप किया जाएगा। अब जब आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो तो जिस बैंक की ये मशीन होती है वो बैंक कहलाता है एक्वायरिंग बैंक। लाइक मान लो ये मशीन मेरे पास HDFC की है, आपका क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक का हो सकता है। वो क्रेडिट कार्ड जब इस HDFC मशीन में स्वाइप किया जाएगा तो HDFC बैंक आपके क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालेगा और मेरे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराएगा। इस काम के लिए HDFC बैंक मेरे से फीस चार्ज करता है। तो अगर वो कह रहा है कि सर जो ट्रांजैक्शन हुआ है, अगर वो ट्रांजैक्शन अप टू ₹2000 है तो जो भी फीस HDFC ने ली, यानी कि जो भी फीस एक्वायरिंग बैंक ने ली, उसके ऊपर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन जो ट्रांजैक्शन हुआ अगर वो 2000 रुपए से ज्यादा का है तो जितनी भी फीस HDFC ने मेरे से उस ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए ली, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अगला आता है बेटा लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस सर्विसेज। इसे आप लोग एक बार सेल्फ रीड कर लेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है सर्विसेज प्रोवाइड बाय स्पेसिफाइड बॉडीज, इसको भी आप लोग सेल्फ रीड करेंगे। अगला आता है आपके पास जनरल इंश्योरेंस बिजनेस सर्विसेज, इसे भी आप लोग सेल्फ रीड करेंगे। अगला आता है पेंशन स्कीम एंट्री नंबर 3738, इसे भी आप लोग सेल्फ रीड करेंगे। अगला आता है बिजनेस फैसिलिटेटर एंड करस्पॉन्डेंट एंट्री नंबर 39। जितना भी एग्जाम में काम का है मैं सब करा रहा हूं, जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसे मैं इग्नोर कर रहा हूं। आप एक बार रीड कर लेना, आने के चांसेस ना के बराबर है उससे। बिजनेस फैसिलिटेटर और करस्पॉन्डेंट की सर्विसेज। बिजनेस फैसिलिटेटर कौन होता है? सर जो बैंकिंग कंपनीज को, इंश्योरेंस कंपनी को उनका काम, उनका बिजनेस एनहांस करने में, स्प्रेड करने में हेल्प करता है, राइट। तो अगर बिजनेस फैसिलिटेटर या फिर बिजनेस करस्पॉन्डेंट हो आप एक बैंकिंग कंपनी के विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन रूरल एरिया ब्रांच, तो अगर आप बिजनेस करस्पॉन्डेंट की सर्विसेज दे रहे हो बैंक को रूरल एरिया ब्रांच के लिए, तो आपकी सर्विसेज के ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। आप बिजनेस फैसिलिटेटर है, आपने आगे एक बिजनेस फैसिलिटेटर हायर किया है जो इंटरमीडिएरी सर्विस दे रहा है, राइट। आपने आगे एक बिजनेस फैसिलिटेटर हायर किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज मेंशन इन एंट्री ए अबव। सर्विसेज मेंशन इन एंट्री ए अबव का मतलब क्या हुआ? रूरल एरिया ब्रांच। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। लेट्स से बैंक ऑफ बड़ौदा है, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का बिजनेस करस्पॉन्डेंट हूं और मिस्टर एस मेरे बिजनेस करस्पॉन्डेंट है। अगर हम लोग रूरल एरिया में इस बैंक को सर्विसेज दे रहे हैं तो मैं जो सर्विस बैंक ऑफ बड़ौदा को दे रहा हूं रूरल एरिया के लिए, वो एग्जेम्प्ट है। और क्योंकि वर्कलोड ज्यादा था तो मैंने आगे बिजनेस करस्पॉन्डेंट हायर कर लिया। ये मुझे रूरल एरिया ब्रांचेस के लिए जो सर्विसेज दे रहा है वो सर्विसेज भी क्या हो जाएंगी? एग्जेम्प्ट, बशर्ते ये दोनों रूरल एरिया होने चाहिए। अगर अर्बन एरिया होगी तो टैक्सेबल हो जाएगी और टैक्सेबिलिटी भी रिवर्स चार्ज में आती है, ध्यान रखना। अगला पॉइंट आता है कि आप अगर बिजनेस फैसिलिटेटर हो, बिजनेस करस्पॉन्डेंट हो और आप एक इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो रूरल एरिया में, तो आपकी सर्विसेज जो है वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएंगी।
इसके बाद अगला पॉइंट आता है दोस्त, लीगल सर्विसेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आता है लीगल सर्विसेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ऐसे पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जो एक नॉन बिजनेस एंटिटी है, सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ऐसे बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिसका थ्रेशोल्ड एक्सीड नहीं हुआ है, सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, इनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। एक पार्टनरशिप फर्म एडवोकेट की या फिर कोई इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट लीगल सर्विसेज दे रहा है, अगर एक एडवोकेट पार्टनरशिप फर्म, एक इंडिविजुअल एडवोकेट लीगल सर्विसेज दे रहा है, किसको? दूसरे एडवोकेट को या फिर पार्टनरशिप फर्म को, एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि बिजनेस एंटिटी नहीं है, सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंटल अथॉरिटी को, गवर्नमेंट एंटिटी को सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। और अगर बिजनेस एंटिटी को देता है और बिजनेस एंटिटी का थ्रेशोल्ड एक्सीड नहीं हो रहा है, सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। एक सीनियर एडवोकेट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसी भी ऐसे पर्सन को जो बिजनेस एंटिटी नहीं है, सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। सीजी को, एसजी को, यूटी को, लोकल अथॉरिटी को सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। किसी भी बिजनेस एंटिटी को जिसका थ्रेशोल्ड एक्सीड नहीं हो रहा है, सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, राइट। इसके बाद अगला पॉइंट आता है सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर। अगर आपने स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को एक ऐसा मोटर व्हीकल किराए पे दिया जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 12 पैसेंजर से ज्यादा है, तो आपने जो भी हायर चार्जेस स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग से लिए होंगे उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। आपने लोकल अथॉरिटी को इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल किराए पे दिया जिसकी कैपेसिटी मोर देन 12 पैसेंजर की थी और आपने जो भी हायर चार्जेस लिए लोकल अथॉरिटी से, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। आपने एक जीटीए को गुड्स ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए एक व्हीकल दिया, आपने हायर चार्जेस लिए, उसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर हमने मोटर व्हीकल हायर पे दिया है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ to a person providing the services by way of preschool education and education up to higher secondary school or equivalent। ध्यान से देखिएगा कि प्री स्कूल और अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट, यानी कि अगर आप किसी स्कूल को बस किराए पे देते हो और उससे आप बस का हायर चार्ज लेते हो, जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बस किराए पे देते हो और उनसे हायर चार्ज लेते हो, उस पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर हायर एजुकेशन मिलती है, हायर सेकेंडरी स्कूल के बाद की एजुकेशन मिलती है, क्लास 12 बाद के एजुकेशन मिलती है, राइट। इसके बाद अगला पॉइंट आता है परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट। सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन अ फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर कोई आर्टिस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है फोक या फिर क्लासिकल आर्ट फॉर्म की, बाय वे ऑफ म्यूजिक, बाय वे ऑफ म्यूजिक, डांस, थिएटर, बाय वे ऑफ म्यूजिक, डांस, थिएटर, फ्लोक और क्लासिकल आर्ट परफॉर्म कर रहा है और जो कंसीडरेशन उसने लिया है वो अप टू ₹1,50,000 है, वो कंसीडरेशन अप टू ₹1,50,000 है, तो उसकी सर्विसेज मेरे बच्चे क्या रहेंगी? उसकी सर्विसेज बच्चे एग्जेम्प्ट रहेंगी फ्रॉम जीएसटी। अब अगर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का कंसीडरेशन होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपने जो आर्ट फॉर्म परफॉर्म किया है वो फोक और क्लासिकल नहीं है तो भी आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अगर आपने एज अ ब्रांड एम्बेसडर सर्विसेज प्रोवाइड करी है तो वो सर्विसेज आपकी टैक्सेबल होंगी। यहां पर आपका कंसीडरेशन का अमाउंट नहीं देखा जाएगा, यहां पे कंसीडरेशन का अमाउंट नहीं देखा जाएगा, कंसीडरेशन अमाउंट नॉट रिलेवेंट, कंसीडरेशन की अमाउंट रिलेवेंट नहीं है। मतलब 1.5 लाख से ज्यादा हो, 1.5 लाख से कम हो, अगर आपने अदर देन फोक और क्लासिकल आर्ट परफॉर्म किया है, भले आपने 10,000 रुपए लिए हो, जीएसटी लग जाएगी। अगर आपने एज अ ब्रांड एम्बेसडर फोक या फिर क्लासिकल डांस आर्ट परफॉर्म किया है, एज अ ब्रांड एम्बेसडर फोक या फिर क्लासिकल डांस परफॉर्म किया है या म्यूजिक किया है या थिएटर किया है, तो उस केस में आपकी सर्विसेज टैक्सेबल रहेंगी। मॉनेटरी कंसीडरेशन मैटर नहीं करती है कि वो 1.5 लाख से ज्यादा है कि 1.5 लाख से कम। इसके बाद आता है राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स। अगर आप बहुत सारे इवेंट्स के अंदर एडमिशन लेते हो, बेसिकली यहां पर किसकी बात हो रही है? एंट्री टिकट्स की बात हो रही है, एंट्री टिकट्स की बात हो रही है। तो किसी भी इवेंट में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ती है, तो उस एंट्री टिकट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी। अगर आप एडमिशन ले रहे हो किसी म्यूजियम में,
अगर आप एडमिशन ले रहे हो किसी म्यूजियम में, नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, टाइगर रिजर्व और जू में, तो इनकी एंट्री टिकट्स पे कोई भी जीएसटी नहीं है। अगर आप एडमिशन ले रहे हो किसी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में जिसे कि डिक्लेयर किया गया है अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट के तहत, तो यहां पर भी कोई आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कोई भी आप प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, कोई भी आर्कियोलॉजिकल साइट है, वहां पर जाते हो, एंट्री टिकट लेते हो उस साइट को विजिट करने के लिए, उस एंट्री टिकट के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू, अगर आप सर्कस पे, डांस पे, थिएटिकल परफॉर्मेंस देखने जाते हो, ड्रामा और बैलेट, किसी अवार्ड फंक्शन को अटेंड करने के लिए जाते हो, किसी कॉन्सर्ट को, पेजेंट को, म्यूजिकल परफॉर्मेंस या फिर किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट को अटेंड करने जाते हो, किसी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट में जाते हो, कहीं प्लेनेटोरियम पे जाते हो, तो उस केस में आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, बशर्ते आपकी जो कंसीडरेशन है वो अप टू ₹500 पर पर्सन हो। अगर आपकी कंसीडरेशन अप टू ₹500 पर पर्सन है तो उस केस में जीएसटी नहीं लगेगी, अदरवाइज आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा। इसके बाद आता है सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू इवेंट्स ऑर्गेनाइज बाय फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020, इसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट करते हो तो आपको पता है कि उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल किया जाता है, उसे इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है। लेकिन अगर इंपोर्ट हुई है सर्विस, करी गई है द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, यानी कि इंपोर्टर ऑफ सर्विस अगर सीजी, एसजी, यूटी, एलए और गवर्नमेंटल अथॉरिटी है तो उस केस में इंपोर्ट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती। किसी इंडिविजुअल ने सर्विसेज इंपोर्ट करी है पर्सनल पर्पस के लिए तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती। किसी चैरिटेबल ट्रस्ट ने अपनी चैरिटेबल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए सर्विसेज इंपोर्ट करी हैं तो उसके ऊपर जीएसटी आपकी एप्लीकेबल नहीं होती, राइट। इसके बाद अगला पॉइंट आता है सर्विसेज बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी। देखिए, अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या फिर कोई भी नॉन प्रॉफिट एंटिटी जो कि रजिस्टर्ड है अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, अगर अपने ही मेंबर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बाय रीइंबर्समेंट ऑफ चार्जेस और शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन एज अ ट्रेड यूनियन, तो कोई भी अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या फिर कोई भी नॉन प्रॉफिट एंटिटी अपने ही मेंबर्स को ट्रेड यूनियन की सर्विसेज दे रही है और उनसे पैसा रीइंबर्स करवा रही है, उस पैसे पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। फॉर द प्रोविजन ऑफ कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लेवी ऑफ जीएसटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है ये अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या फिर ये नॉन प्रॉफिट एंटिटी जिसपे जीएसटी लगता ही नहीं है तो फिर उसकी सर्विस के ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी थर्ड पार्टी से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर करती है अपने मेंबर्स के लिए और अपने मेंबर से रीइंबर्समेंट लेती है और वो अमाउंट अगर अप टू ₹7500 पर मंथ पर मेंबर है, वो अमाउंट अगर अप टू ₹7500 पर मंथ पर मेंबर है तो उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा और अगर उससे ज्यादा है तो उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगा। बात समझा कि नहीं समझा? लेट से कोई भी एक अनइनकॉर्पोरेट बॉडी, लेट से कोई सोसाइटी है, वो सोसाइटी अपने मेंबर्स के लिए गार्डनर की सर्विसेज ले रही है, वो अपने मेंबर्स के लिए हाउसकीपिंग की सर्विसेज ले रही है और उसके लिए वो एक हाउसकीपिंग एजेंसी को पैसा देती है और बाद में क्या करती है, अपने मेंबर से वो पैसा रिकवर करती है क्योंकि वो सोसाइटी ने हाउसकीपिंग सर्विसेज अपने लिए नहीं ली, वो अपने मेंबर्स के लिए ली, राइट। बिलिंग जो हो रही है वो भले सोसाइटी के नाम पे हो रही है, सोसाइटी बाद में पैसा रिकवर करती है अपने ही मेंबर से जो फ्लैट मेंबर्स होते हैं। तो यहां पर अगर जो अमाउंट ऑफ रिकवरी है बाय दी सोसाइटी अगर वो अप टू ₹7500 है तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। 7500 पर मंथ से ज्यादा है, 7500 पर मंथ से ज्यादा है तो उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगी। इसके बाद अगला पॉइंट आता है स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज, इसे आप लोग सेल्फ रीड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, इसे भी आप लोग सेल्फ रीड करेंगे। अब बात करते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, अगर हमने गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करी तो क्या होगा? अगर हमने गवर्नमेंट को प्योर सर्विसेज प्रोवाइड करी, प्योर सर्विसेज क्या होती है? जिसमें सिर्फ सर्विस होती है और कोई एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। अगर हमने प्योर सर्विसेज प्रोवाइड करी है एक्सक्लूडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और अदर कंपोजिट सप्लाई इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ एनी गुड, मतलब हमने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस नहीं दी और कोई भी कंपोजिट सप्लाई नहीं दी जिसमें गुड्स और सर्विस दोनों हो, हमने सिर्फ सर्विस दी है। सर्विसेज प्रोवाइडेड, प्योर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू दी सीजी, एसजी, यूटी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी
by way of any activity in relation to any function entrusted to a panchayat under the article 243G of the constitution or in relation to any function entrusted to municipality under the article 243W of the constitution। तो यहां पर पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के थ्रू हमने गवर्नमेंट को कोई भी प्योर सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, उन प्योर सर्विसेज पे कोई भी जीएसटी नहीं लगता। कुल मिला के बस ध्यान रखना कि अगर गवर्नमेंट को प्योर सर्विसेज दी जा रही हैं, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को जो पावर्स दी गई हैं, जो फंक्शंस एंट्रस्ट करे गए हैं उसके तहत, तो इस केस में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आप कंपोजिट सप्लाई करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का गवर्नमेंट को, तो आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, बशर्ते गुड्स का जो कंपोनेंट होना चाहिए वो अप टू 25% होना चाहिए। लेट्स से अगर आपने 1 लाख रुपए की कंपोजिट सप्लाई करी है और उस 1 लाख रुपए की कंपोजिट सप्लाई में गुड्स की वैल्यू अगर अप टू ₹25,000 है, तो इस केस में आपके इस 1 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर गुड्स की वैल्यू 25% यानी कि 25,000 रुपीज से ज्यादा है, तो उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। प्योर सर्विसेज देते हो, जीएसटी एग्जेम्प्ट है। कंपोजिट सर्विस देते हो जिसमें गुड्स का कंपोनेंट 25% से ज्यादा नहीं है, तो एग्जेम्प्ट है। बाकी सारी बातें सेम है। सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं बाय फेयर प्राइस शॉप to the CG, SG, UT by way of sale of food grain, kerosene, sugar, edible oil under the public distribution system अगेंस्ट द कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कमीशन और मार्जिन। आपने देखा होगा राशन की दुकानें होती है जहां पे सस्ते रेट पे जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनको राशन प्रोवाइड किया जाता है, और जो शॉपकीपर ये राशन प्रोवाइड करता है उसको बदले में कमीशन मिलता है। तो वो जो कमीशन चार्ज कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, उस कमीशन के ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी अंडर एनी इंश्योरेंस स्कीम फॉर विच टोटल प्रीमियम इज पेड बाय सीजी, एसजी और द यूटी। तो अगर कोई इंश्योरेंस सर्विस दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, जिसका प्रीमियम का पैसा ऑब्वियसली सीजी, एसजी और यूटी ने दिया है, उस केस के ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी under any training program for which total expenditure is borne by CG, SG, UT administration। तो अगर हमने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम की सर्विसेज प्रोवाइड करी है सीजी, एसजी और यूटी को, जिसका पूरा का पूरा खर्चा सीजी, एसजी और यूटी ने बियर किया है, कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके ऊपर भी कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके बाद आता है मेरे दोस्त लीजिंग सर्विसेज, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार इसे आप लोग खुद से रीड कर लीजिएगा। अदर एग्जेम्प्ट सर्विसेज के अंदर आता है सबसे पहला, अगर आपने रेंट पे दिया है रेसिडेंशियल बिल्डिंग रेसिडेंशियल यूज के लिए, अगर आपने रेसिडेंशियल बिल्डिंग को लेट आउट किया है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, तो उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आपने रेसिडेंशियल बिल्डिंग को रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट किया है तो एग्जेम्प्ट, रेसिडेंशियल बिल्डिंग को कमर्शियल पर्पस के लिए लेट आउट किया है टैक्सेबल, कमर्शियल बिल्डिंग को कमर्शियल पर्पस के लिए लेट आउट किया है टैक्सेबल, कमर्शियल बिल्डिंग को रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट किया है टैक्सेबल। यानी कि अगर रेसिडेंशियल को रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट करते हो तो ही एग्जेम्प्ट होगी। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, तो बिजली के ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आप रोड और ब्रिज को एक्सेस करते हो और उस के लिए आपको टोल चार्जेस देने पड़ते हैं, आप रोड और ब्रिज को एक्सेस करते हो जिसके लिए आपको टोल चार्जेस देने पड़ते हैं, उसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट न्यूज कलेक्शन कर रहा है और प्रोवाइड कर रहा है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को, अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है बाय वे ऑफ कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज, किसने प्रोवाइड करी? इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने या फिर यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया ने। देखिए आपको पता है कि इंडिया के बाहर जो न्यूज चैनल्स हैं उनमें इंडिया की न्यूज आती है। सिमिलरली इंडिया में जो न्यूज चैनल्स हैं वहां पर इंडिया के बाहर की न्यूज़ेस आती हैं। तो ये न्यूज़ेस जो दूसरी कंट्री की हैं वो हमारे पास कहां से आती हैं? तो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया है, ये इंडिया की न्यूज को क्या करते हैं? बाहर देते हैं। सिमिलरली ये बाहर की न्यूज को इंडिया में क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। तो अगर ये लोग कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें न्यूज कलेक्शन और प्रोवाइडिंग का काम हो रहा है, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स की सर्विस है, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। पब्लिक लाइब्रेरीज में बुक्स वगैरह की लेंडिंग होती है, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। पब्लिक कन्वीनियंस, शौचालय, इनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जीएसटी नेटवर्क, सीजी, एसडी, यूटी को जो सर्विस दे रहा है एप्लीकेबल नहीं होगी।
फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस जो इंडिया में है, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इस पे कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। आरटीआई के लिए अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन निकालते हो, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स वाला पॉइंट मैंने बता दिया आपको। अगला आता है सर्विसेज बाय ओल्ड एज होम रन बाय। ओल्ड एज होम रन बाय, ओल्ड एज होम कौन रन कर रहा है? ये ओल्ड एज होम रन कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी एंटिटी जो कि रजिस्टर्ड है 12AA में, अपने रेसिडेंट्स को जिनकी एज 60 ईयर्स या उससे ज्यादा है, अगेंस्ट अ कंसिडरेशन अप टू ₹25,000 पर मंथ पर मेंबर। तो अगर कोई ओल्ड एज होम रन किया जा रहा है द्वारा सीजी, द्वारा एसजी, द्वारा एनी एंटिटी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, और ये ओल्ड एज होम की सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है सीनियर सिटीजन्स को जिनकी एज 60 ईयर्स या उससे ज्यादा की है, और कंसिडरेशन लिया जा रहा है अप टू ₹25,000 पर मंथ पर मेंबर, अप टू ₹25,000 पर मंथ पर मेंबर, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। बोले तो अगर 25,000 रुपए से ज्यादा है तो जीएसटी लग जाएगा, या फिर जिसको सर्विस दी जा रही है उसकी एज 60 ईयर से कम है तो उस केस में भी जीएसटी आपका एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं सर्विसेज प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट। ये कुछ और सर्विसेज है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफाइड सर्विसेज की। स्पेसिफाइड सर्विसेज अगर गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी तो ये हमेशा टैक्सेबल होती हैं, चाहे रिसिपिएंट कोई भी हो। अगर गवर्नमेंट स्पेसिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो ये हमेशा टैक्सेबल होती है, चाहे रिसिपिएंट कोई भी हो। सर कौन सी सर्विसेज को स्पेसिफाइड सर्विसेज बोला जाएगा? बेटा जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस होती है, बेटा जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस होती है, बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज और एजेंसी सर्विसेज। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ये 4 सर्विसेज, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस और एजेंसी की सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ये 4 सर्विसेज हमेशा टैक्सेबल होती है, रिसिपिएंट कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल, अगर आपको गवर्नमेंट ने एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करी है, वेदर इनसाइड और आउटसाइड द पर्सनेट्स ऑफ पोर्ट और एयरपोर्ट, ये सर्विसेज हमेशा टैक्सेबल होती है। गवर्नमेंट अगर गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो ये हमेशा टैक्सेबल होती है। गवर्नमेंट अगर कोई और सर्विस प्रोवाइड करता है बिजनेस एंटिटी को, मतलब इन 3 सर्विसेज के अलावा और कोई सर्विस अगर गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है बिजनेस एंटिटी को, तो वो बिजनेस एंटिटी के हाथ में टैक्सेबल होगी। लेकिन और कोई सर्विस किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को दी गई है तो वो सर्विसेज सरकार की एग्जेम्प्ट रहेगी। मोटा मोटा बात जो आपको ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट अगर स्पेसिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो वो हमेशा टैक्सेबल होती है। स्पेसिफाइड सर्विसेज के अंदर आती है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी की सर्विसेज, सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल, वेदर इनसाइड और आउटसाइड द पोर्ट और एयरपोर्ट, एंड लास्टली आती है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर। इसके बाद अदर सर्विसेज, अदर सर्विसेज अगर गवर्नमेंट स्पेसिफाइड सर्विस के अलावा और कोई सर्विस प्रोवाइड करती है किसी दूसरी गवर्नमेंट को या फिर लोकल अथॉरिटी को, लाइक अगर एक स्टेट गवर्नमेंट दूसरी स्टेट गवर्नमेंट को सर्विस देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सर्विस देती है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विस देती है, या फिर लोकल अथॉरिटी को सर्विसेज देती है, तो ये सर्विसेज होती हैं एग्जेम्प्ट। अगर गवर्नमेंट अदर सर्विसेज प्रोवाइड करती है नॉन बिजनेस एंटिटी को तो वो सर्विसेज भी होती हैं एग्जेम्प्ट। मतलब अदर देन स्पेसिफाइड सर्विस अगर दूसरी गवर्नमेंट या फिर नॉन बिजनेस एंटिटी को दी जाती है तो होती है एग्जेम्प्ट। अब अगर अदर सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है बिजनेस एंटिटी को और बिजनेस एंटिटी का थ्रेशोल्ड एक्सीड करता है, थ्रेशोल्ड कौन सा वाला? रजिस्ट्रेशन वाला, 10, 20 और 40। अगर अदर सर्विसेज दी जाती हैं बिजनेस एंटिटी को और बिजनेस एंटिटी का थ्रेशोल्ड एक्सीड करता है टर्नओवर की लिमिट को, साथ के साथ जो सर्विस है उसका जो कंसीडरेशन है वो 5,000 रुपए से ज्यादा है, गवर्नमेंट ने जो सर्विस दी है उस सर्विस का कंसीडरेशन 5,000 रुपए से ज्यादा है, ये दोनों कंडीशन अगर पूरी हो जाती है तो सर्विस टैक्सेबल हो जाती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती है, लेट्स से बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर थ्रेशोल्ड एक्सीड ही नहीं करता, या फिर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर थ्रेशोल्ड तो एक्सीड करता है लेकिन गवर्नमेंट की सर्विस का वैल्यू 5,000 रुपए तक है, तो उस केस में ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी।
रिपीट कर लेते हैं। अगर अदर सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है नॉन बिजनेस एंटिटी को एग्जेम्प्ट, अदर सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है दूसरी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एलए को एग्जेम्प्ट। अगर अदर सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है बिजनेस एंटिटी को और बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर रहा है और जो गवर्नमेंट की सर्विस का वैल्यू है वो 5,000 रुपए को एक्सीड कर रही है, तो उस केस में एग्जेम्पशन नहीं मिलती है, टैक्सेबिलिटी आती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। और इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर पूरी नहीं होती है तो गवर्नमेंट की ये जो सेवा है मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बंधु, एग्जेम्प्ट हो जाती है। अब एक छोटी सी बात याद रखना, अगर गवर्नमेंट ने बिजनेस एंटिटी को रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दी है, अगर गवर्नमेंट ने बिजनेस एंटिटी को रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दी है, तो उस केस में हम बिजनेस एंटिटी का थ्रेशोल्ड चेक नहीं करते। उस केस में हम बिजनेस एंटिटी का थ्रेशोल्ड चेक नहीं करते। अगर गवर्नमेंट ने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करा है किसी बिजनेस एंटिटी को और बिजनेस एंटिटी अगर रजिस्टर्ड है, बिजनेस एंटिटी अगर रजिस्टर्ड है तो उसकी सर्विसेज क्या हो जाएंगी, टैक्सेबल हो जाएंगी। यहां पर मैं लिख देता हूं कि अगर रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है तो हमें उसका टर्नओवर चेक नहीं करना है, टर्नओवर रिलेवेंट नहीं है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को हुई है तो वो टैक्सेबल होगी। और आपको मैंने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होंगी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, इसी के साथ आपका पूरा का पूरा एग्जामिशन जो है मेरे दोस्त वाइंड अप हो गया है। हमने लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा एग्जामिशन रिवाइज कर लिया है। एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम से पहले अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो 1 घंटे में आपका पूरा एग्जामिशन जो है बेटा वो कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। कोई भी आपसे पूछे कि सर टैक्सेशन एफएमई को कहां पढ़नी है तो अपने बड़े भाई का नाम रेफर कर देना, अगर सर्विसेज अच्छी लग रही हैं तो। ठीक है, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।